माय डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल टारगेट बोर्ड में। तो प्यारे बच्चों, उम्मीद करते हैं कि आप लोग एकदम अच्छे से होंगे, एकदम मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे और मन लगा करके, जी जान लगा करके बच्चों आप लोग पढ़ाई में लगे होंगे। प्यारे बच्चों, आज का यह क्लास बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज हम फिर से एक बार हिस्ट्री स्टार्ट किए हैं। आप ही लोग ना कहते हैं कि सर आपसे हिस्ट्री पढ़ करके मजा आ जाता है। तो प्यारे बच्चों, आज हम हिस्ट्री का यानी इतिहास का जो दूसरा नंबर चैप्टर है, जिसका नाम है समाजवाद एवं साम्यवाद, हम लोग इस चैप्टर को आज पढ़ने वाले हैं। और आप लोग बहुत दिन से कमेंट भी कर रहे थे कि सर रॉकी भाई के बारे में जरा बताइए। तो आज बच्चों बारी आ गया है, आज वो समय आ गया है कि हम आपको रॉकी भाई के बारे में बताएंगे। लेकिन इससे पहले, रॉकी भाई यानी कार्ल मार्क्स, आप लोग समझते हैं ना। इससे पहले हम आपको बता दें कि आज का यह जो क्लास अभी YouTube पर चल रहा है, इस क्लास को एप्लीकेशन पर डाल दिया जाएगा इस क्लास के खत्म होने के बाद। और साथ ही यह क्लास सिर्फ आज भर के लिए, यानी कि जब यह पहला पार्ट है तो इसलिए चूंकि हम चैप्टर का शुरुआत कर रहे हैं, बहुत सारे बच्चों को पता चल जाए कि हाँ भाई आज चैप्टर का शुरुआत हो रहा है, तो बस इसलिए यह क्लास हम YouTube पर ले रहे हैं। अन्यथा कल से यानी अगले क्लास से, पार्ट 2 से, यह क्लास सिर्फ और सिर्फ एप्लीकेशन पर होगा। ठीक है। और दूसरी बात, हम एक बात और बता दें कि प्यारे बच्चों, जो हम पिछले साल पढ़ाए थे, यानी कि जो हम 2023 वाले बच्चों को पढ़ाए थे, उससे बहुत कुछ अलग यहां पर जानने के लिए आपको मिलेगा और सीखने के लिए भी मिलेगा। यानी कि हम पिछले साल जो कुछ पढ़ाए थे ना, उसे हम 2024 के अनुसार अपडेट किए हैं, चाहे नोट्स हो, चाहे हमारा पढ़ाई हो, हमारा लेक्चर हो। नोट्स भी आप लोग देखेंगे ना तो पिछले साल वाला से बहुत ज्यादा डिफरेंट इस साल वाला नोट्स आप लोग को मिल जाएगा। और पढ़ाई भी आप लोग यहां पर देखेंगे, कंपैरिजन करके देखिएगा पिछले साल से ना, बहुत हद तक जो छोटे छोटे पॉइंट है ना, उसको भी हम कवर किए हैं और बहुत ही बारीकी के साथ यहां पर बताने का प्रयास किए हैं। इसलिए बहुत ही जबरदस्त तरीके से आज का यह क्लास चलेगा। ठीक है ना? ठीक है। हाँ, तो हम बताना चाहेंगे बच्चों कि जो भी बच्चे अभी तक टॉपर बैच में ज्वाइन नहीं हुए हैं, टॉपर बैच में जरूर ज्वाइन हो जाइए, क्योंकि कल से यह क्लास एप्लीकेशन पर ही चलेगा। जब हम कोई नया चैप्टर शुरू करते हैं ना, तो इसलिए हम एक चैप्टर ले लेते हैं ताकि अगर किसी बच्चे का छूटा हुआ रहे या फिर किसी बच्चे को ना पता रहे कि सर कब से क्लास हो रहा है, तो बच्चों आपको हम बता दें कि कल से इसी टाइम में, यानी कि 9 से 10 में ही क्लास अपना एप्लीकेशन पर चलता है। सिर्फ आज भर के लिए यह क्लास यूट्यूब पर है, बाकी कल से एप्लीकेशन पर पुनः चला जाएगा, जैसे पहले चल रहा था। ठीक है ना? पहले जैसे एप्लीकेशन पर चल रहा था वो वैसे फिर से एप्लीकेशन पर ही चला जाएगा। तो जो बच्चे हमसे लगातार पढ़ना चाहते हैं, इस चैप्टर को पूरा कंप्लीट करना चाहते हैं, एकदम बारीकी से इतिहास को समझना चाहते हैं, तो इसलिए आप लोगों को यह बैच परचेज करना चाहिए। और इस बैच परचेज करने का फायदा आपको यह होगा कि यहां पर आपको बिहार बोर्ड का सबसे बेस्ट नोट्स जो है वो आपको प्रोवाइड कराया जाएगा, बिल्कुल फ्री में। स्टडी मटेरियल जो कि बिहार बोर्ड का सबसे बढ़िया है, जिस नोट्स को पढ़ करके इस बार के टॉपर रुमान अशरफ बिहार टॉप कर गया। आप लोगों को टॉपर का हैंड नोट्स दिया जाएगा, बिहार बोर्ड थर्ड टॉपर, उसका हैंड नोट्स आपको प्रोवाइड करवाया जाएगा। तो बहुत कुछ विशेष सुविधाएं यहां पर दी गई है, जिसकी वजह से आप लोगों को यहां पर अनेक तरह का फायदा होगा। बच्चों आप लोग को तैयारी में एकदम सुविधा हो जाएगा। मात्र 999 रुपया पे करके आराम से यह बैच आप लोग परचेज कर सकते हैं। चलिए, तो चलिए प्यारे बच्चों, अब हम लोग सीधे आगे बढ़ते हैं और सीधे चलते हैं समाजवाद एवं साम्यवाद के चैप्टर पर। हम लोग न पढ़ने वाले हैं समाजवाद एवं साम्यवाद। बहुत ही जबरदस्त टॉपिक है, बहुत ही जबरदस्त। प्यारे बच्चों, इस चैप्टर पर हम आगे बढ़ेंगे, लेकिन इसके पहले हम आपको एक इंपॉर्टेंट बात बता दें कि जो पहला नंबर चैप्टर था हमारा, जो हमारा पहला नंबर चैप्टर था, उसमें हम लोग पढ़े थे राष्ट्रवाद के बारे में। किस चीज के बारे में पढ़े थे? राष्ट्रवाद के बारे में पढ़े थे। और क्या सिर्फ राष्ट्रवाद के ही बारे में पढ़े थे? बिल्कुल भी नहीं। राष्ट्रवाद के अलावा हम लोग पढ़े थे फ्रांस की क्रांति के बारे में। ठीक है ना? हम लोग पहले नंबर चैप्टर में पढ़े थे फ्रांस की क्रांति। ठीक है ना? फ्रांस की क्रांति के बारे में हम लोग पढ़े थे। यहां तक आप लोग को तो अच्छे से ध्यान होगा, पहला नंबर चैप्टर में हम लोग ये सब कंप्लीट किए हैं। अभी जो प्यारे बच्चों हम लोग चैप्टर 2 देखने वाले हैं, अभी जो हम लोग चैप्टर 2 देखने वाले हैं, इसमें राष्ट्रवाद न पढ़ करके हम लोग क्या पढ़ेंगे? समाजवाद पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? समाजवाद पढ़ेंगे। अच्छा, जरा ये बता दीजिए आप लोग कि राष्ट्रवाद क्या होता है?
कितने बच्चों को याद है? जल्दी से कमेंट करके बताइए, ठीक है ना? कितने बच्चे? हाँ, एक बच्चे लिख रहे हैं कि सर जो आपका पुराना वाला वीडियो है उससे इतिहास पढ़ सकते हैं। बिल्कुल पढ़िए, वहां से भी नॉलेज होगा, लेकिन कहीं उससे ज्यादा बेहतर नॉलेज यहां पर होगा, क्योंकि यहां पर जो हम नोट्स बनाए हैं ना, और कुछ चीजें जो हम अपडेट किए हैं ना, वो 2-3 जगह से, या फिर कह सकते हैं कि अनेकों जगह से रिसर्च करने के बाद हम किए हैं कि कौन कौन सा टॉपिक पूछता है। क्योंकि इस बार ना बच्चों का बहुत ज्यादा शिकायत आया था, आप पूछ लीजिएगा, जो बच्चे इस बार एग्जाम दिए हैं ना उनसे पूछ लीजिएगा, सोशल साइंस का क्वेश्चन इतना ज्यादा इस बार टफ आया था ना कि बच्चे लटक गए थे। जिनका सेकंड सिटिंग में एग्जाम था वो तो बच्चे पागल हो गए थे, बोल रहे थे कि सर कहां से क्वेश्चन पूछ दिया है, इतना हार्ड क्वेश्चन। तो इसलिए ना इस बार का जो हमारा पढ़ाई है, या फिर इस बार का जो लेक्चर है, या फिर इस बार का जो हमारा नोट्स है, वो इसीलिए बनाया गया है ताकि अगर कितना भी हार्ड लेवल से क्वेश्चन पूछे, एक भी क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए, ठीक है ना? एक भी क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए। तो इसलिए हम बहुत ही बारीकी से अध्ययन करके और आप लोगों को इस बार पढ़ा रहे हैं, ठीक है ना, ताकि एक भी क्वेश्चन न छूटे, ठीक है ना? और प्यारे बच्चों ध्यान रखिएगा, कोई भी काम मुश्किल नहीं होता है, कोई भी काम मुश्किल नहीं होता है। जीवन की सबसे बड़ी खुशी उस काम को करने में मिलती है, जीवन की सबसे बड़ी खुशी उस काम को करने में मिलती है जिसे लोग कहते हैं कि तुम नहीं कर सकते। जब किसी काम को लोग बोल रहे हैं कि ये तुमसे नहीं होगा, ये तुमसे हो ही नहीं सकता है, इस काम को तुम नहीं कर सकते हो, अगर उस काम को आप करके दिखा दोगे ना तो उससे बड़ा खुशी तुमको नहीं मिलेगा। सब लोग कहेंगे कि वाह, ये तो असंभव को संभव बना दिया। और असंभव नाम का कोई चीज होता नहीं है, दुनिया वाले असंभव को संभव बना सकते हैं, और दुनिया वाले ही असंभव को असंभव भी बना दिए हैं। तो बिल्कुल भी चिंता नहीं करना है, एक एक चीज का, हर एक संकट का हल होगा, वो आज नहीं तो कल होगा। आप लोग पढ़े हैं ना, हर एक संकट का हल होगा, वो आज नहीं तो कल होगा, ठीक है? तो बच्चों आराम से देखिए, पहले नंबर चैप्टर में हम लोग राष्ट्रवाद के बारे में बताए थे कि देश के बारे में अगर सोचना शुरू कर दें, अगर देश के प्रति हमारे मन में भक्ति बढ़ जाए, अगर देश के प्रति सहानुभूति बढ़ जाए, देश के प्रति अगर लगाव बढ़ जाए, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? राष्ट्रवाद कहते हैं। बच्चों का कमेंट भी आ रहा है, राष्ट्रवाद का अर्थ होता है देश का विकास करना, बिल्कुल सही जवाब है। तो राष्ट्र के बारे में अगर कोई व्यक्ति सोचना शुरू कर दे ना तो उसे कहते हैं बच्चों राष्ट्रवाद, ठीक है? अगर कोई व्यक्ति राष्ट्र के बारे में, यानी कि अपने देश के बारे में सोचना शुरू कर दे तो वो होता है राष्ट्रवाद। और समाजवाद क्या होता है? अगर कोई व्यक्ति समाज के बारे में सोचना शुरू कर दे, अगर यहां पर कोई व्यक्ति समाज के बारे में सोचना शुरू कर दे तो उसे कहते हैं बच्चों समाजवाद, ठीक है ना? अगर देश के बारे में सोचना शुरू कर दे तो राष्ट्रवाद, अगर समाज के बारे में सोचना शुरू कर दे तो समाजवाद। तो हम लोग दूसरा नंबर चैप्टर में समाजवाद पढ़ने वाले हैं, और समाजवाद का ही एक लेटेस्ट वर्जन है बच्चों जिसका नाम है साम्यवाद, ठीक है ना? साम्यवाद, इसका जनक कहा जाता है अपना रॉकी भाई को, कार्ल मार्क्स को, समझ गए ना? तो समाजवाद के बारे में पढ़ेंगे, साथ ही साथ साम्यवाद के बारे में भी पढ़ेंगे। और इस चैप्टर में बच्चों हम लोगों को ना रूसी क्रांति के बारे में पढ़ना है। पहले नंबर चैप्टर में हम लोग फ्रांसीसी क्रांति के बारे में पढ़े थे, यहां पर हम लोगों को क्या पढ़ना है? रूसी क्रांति के बारे में पढ़ना है, ठीक है? पहले नंबर चैप्टर में हम लोग पढ़ लिए थे फ्रांस की क्रांति, यहां पर हम लोगों को पढ़ना है रूसी क्रांति। पहले नंबर चैप्टर में हम लोग पढ़े थे राष्ट्रवाद, यहां पर पढ़ना है समाजवाद। तो अंतर आप लोग को स्पष्ट हो गया, यह चीज आप लोग को स्पष्ट हो गया ना? स्पष्ट हो गया कि यहां पर हम लोग को क्या पढ़ना है? समाजवाद के बारे में पढ़ना है। प्यारे बच्चों, अगर समाजवाद का बात आ रहा है तो सबसे पहला सवाल तो यही उठता है कि सर समाजवाद कहने का मतलब क्या होता है? हालांकि हम आपको समाजवाद कहने का मतलब बता दिए कि समाज के बारे में सोचना शुरू कर दे, और समाज के बारे में यानी समाज के वैसे वर्ग जो गरीब हैं, जो मध्यम हैं, जो मजदूर वर्ग के लोग हैं, जो किसान वर्ग के लोग हैं, अगर उनके बारे में कोई विशेष समाज सोचना शुरू कर दे तो उसे ही कहते हैं हम लोग समाजवाद, ठीक है ना? जिस तरीके से राष्ट्र के बारे में कोई सोच रहा था तो उसको राष्ट्रवाद, तो यहां पर समाज के बारे में अगर कोई सोच रहा है तो उसको समाजवाद कहेंगे। चलिए प्यारे बच्चों, हम लोग समाजवाद तो जरूर पढ़ेंगे, हम लोग समाजवाद तो जरूर पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग यह देख लेते हैं कि आखिर समाजवाद और साम्यवाद होता क्या है, उसके बाद ना हम लोग चैप्टर पर आएंगे, ठीक है ना? अभी हम लोग चैप्टर पर नहीं आ रहे हैं। सबसे पहले हम लोग जो शीर्षक है अपना जो चैप्टर का नाम है समाजवाद एवं साम्यवाद, पहले इसके बारे में समझ लेते हैं और उसके बाद हम लोग चैप्टर पर आएंगे। बिल्कुल पहला नंबर चैप्टर का ही लिंक जुड़ा हुआ है दूसरे नंबर चैप्टर के साथ,
समझ गए ना। देखिए किस तरीके से लिंक जोड़ करके हम पढ़ाएंगे, क्योंकि हमारा इतिहास पढ़ाने का एक अलग तरीका होता है बच्चों। बाकी सब्जेक्ट हम कैसे पढ़ाते हैं यह तो आप लोग डिसाइड करेंगे, लेकिन इतिहास हम कैसे पढ़ाते हैं यह हम डिसाइड करते हैं। और इतिहास पढ़ाने का हमारा एक अलग कह सकते हैं कि तरीका है, एक अलग तजुर्बा है, जिसके तहत हम इतिहास पढ़ाते हैं। अपने इस एक्सपीरियंस के दम पर, अपने अनुभव के दम पर, अपने तजुर्बे के दम पर हम इतिहास पढ़ाते हैं। और कहीं ना कहीं हमारा इतिहास आप लोग को बहुत ज्यादा बेहतर लगता है। हमें तो ऐसा लगता है ना कि बिहार बोर्ड के एक भी बच्चे ऐसे नहीं होंगे जो हमारा इतिहास कम से कम ना देखे हो, क्योंकि इतिहास इससे सरल, इससे सिंपल कहीं पर भी आपको मिलने वाला नहीं है। ठीक है ना, ये बात आप लोग भी खुद नोटिस करते होंगे। ठीक है चलिए, तो प्यारे बच्चों सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि समाजवाद होता क्या है। समाजवाद, तो समाजवाद एक विचारधारा है। जिस तरीके से ना राष्ट्रवाद एक विचारधारा था कि अपने मन के अंदर देश के प्रति प्यार उमड़ने लग गया, तो उसी तरीके से ना समाजवाद भी क्या है, एक विचारधारा है जिसके तहत समाज के किसी भी वर्ग के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाता है। यानी कि चाहे उच्च वर्ग हो चाहे निम्न वर्ग हो, ठीक है ना। मुख्य रूप से समाज में दो ही वर्ग होते हैं, उच्च वर्ग और निम्न वर्ग। एक तीसरा वर्ग भी होता है जिसको मध्यम वर्ग बोलते हैं। लेकिन जब समाजवाद की हम बात करते हैं तो समाजवाद में ना कोई वर्ग ही नहीं होता है, या फिर अगर वर्ग होता है तो वर्ग के बीच में कोई भेदभाव नहीं होता है। ठीक है ना, वर्ग के बीच में कोई भेदभाव नहीं होता है। उसके अलावा समाजवाद में क्या होता है कि उत्पादन के जितने भी साधन होते हैं, उत्पादन के जितने भी साधन, जिसको हम लोग संसाधन बोलते हैं, तो उत्पादन के जितने भी साधन है ना, उस पर क्या होता है, सरकार का स्वामित्व होता है। सरकार का स्वामित्व बोले तो सभी व्यक्तियों का स्वामित्व, क्योंकि जो सरकारी वस्तु होता है उस पर सभी का बराबर अधिकार होता है। समझ गए ना। तो समाजवाद में ना उत्पादन के साधनों पर सरकार का अधिकार होता है, सरकार का स्वामित्व होता है, मालिकाना हक जो होता है वो सरकार का होता है। तो समाजवाद का हम लोग परिभाषा क्या लिखेंगे, समाजवाद एक ऐसी विचारधारा है जिसके तहत समाज के किसी भी वर्ग के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाता है, उसे ही समाजवाद कहते हैं। यह राज्य को अपनाना चाहता है, यानी कि यहां पर ना लोगों को जोड़ करके रखना चाहता है, राज्य के हित में काम करता है। ठीक है, और यह सभी वर्गों में समन्वय की बात करता है। समन्वय मतलब क्या होता है, कोऑर्डिनेशन, तालमेल। समझ गए ना, समन्वय मतलब क्या होता है बच्चों, तालमेल। हम आपको पढ़ाएंगे बायोलॉजी में नियंत्रण एवं समन्वय, दूसरा नंबर चैप्टर। ठीक है ना, नियंत्रण एवं समन्वय हमारे अनुसार 5वां नंबर चैप्टर। तो नियंत्रण एवं समन्वय बताएंगे। समन्वय मतलब होता है कोऑर्डिनेशन, तालमेल। जैसे कहते हैं ना कि दो लोगों के बीच में तालमेल है, उसको हम लोग बोल सकते हैं कि दो लोगों के बीच में क्या है, समन्वय है। ठीक है, तो समाजवाद क्या होता है, राज्य को अपनाना चाहता है या सभी वर्गों के समन्वय की बात करता है। यानी कि समाजवाद यह कहता है कि समाज में रहने वाले हर एक वर्ग, चाहे वह उच्च वर्ग हो, चाहे वह निम्न वर्ग हो, चाहे वह मध्यम वर्ग हो, चाहे गरीब हो, चाहे अमीर हो, कोई भी मतलब कैटेगरी से हो, सभी को क्या करना है, एक समान दृष्टि से देखना है। सभी वर्गों में समन्वय होना चाहिए, सभी वर्गों में तालमेल होना चाहिए, उसे ही कहते हैं समाजवाद। ठीक है, उसे ही क्या कहते हैं, समाजवाद। और प्यारे बच्चों ध्यान रखिएगा, समाजवाद शब्द का जो पहला प्रयोग हुआ था ना वो 1827 में हुआ था। समाजवाद शब्द का पहला प्रयोग जो हुआ था वो कब हुआ था, 1827 में हुआ था। या फिर कह सकते हैं कि 19वीं शताब्दी में, ध्यान से समझिएगा, समाजवाद का जो जन्म हुआ था वो 19वीं शताब्दी में औद्योगिक क्रांति के पश्चात हुआ था। औद्योगिक क्रांति समझते हैं, औद्योगिक क्रांति समझते हैं, कितने बच्चे समझते हैं। औद्योगिक क्रांति मतलब होता है मशीनरी युग। समझ गए ना, पहले के लोग क्या करते थे कि हाथ से कोई काम करते थे। ठीक है ना, बहुत हद तक हाथ से ही काम होता था। लेकिन धीरे 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 करके ना मशीन का युग आने लगा, लोग हाथों के जगह मशीन का प्रयोग करना शुरू कर दिए, और उसी युग को हम लोग बोलते हैं औद्योगिक क्रांति। ठीक है ना, उसी चीज को, उसी समय को हम लोग क्या बोलते हैं, औद्योगिक क्रांति। जिस समय सब लोग हाथ से मशीन की ओर टर्न कर रहे थे, हाथ से काम छोड़ करके मशीन से काम कर रहे थे, उसी चीज को हम लोग बोलते हैं औद्योगिक क्रांति। ठीक है, तो समाजवाद का जो जन्म हुआ बच्चों मुख्य रूप से 19वीं शताब्दी में हुआ, यानी 1827 ईस्वी में इसका पहला प्रयोग किया गया था। और 1827 मतलब क्या हुआ, 19वीं शताब्दी हुआ। तो 1827 या 19वीं शताब्दी में इसका पहला प्रयोग किया गया। और कैसे किया गया, तो औद्योगिक क्रांति के पश्चात हुआ। समझ गए ना, जब मशीन का युग होने लगा, जब मशीनों का आविष्कार होने लगा, उसके बाद समाजवाद लोगों के दिल में बसने लगा, समाजवाद शब्द बाहर में उछलने लगा। समझ गए ना, तो समाजवाद मतलब तो आप लोग समझ गए होंगे। अच्छा,
अब देखिए, जिस तरीके से हम लोग राष्ट्रवाद पढ़े थे, राष्ट्रवाद देश के प्रति सोचना, देश के प्रति लगाव राष्ट्रवाद कहलाता है, और जिस व्यक्ति के अंदर यह भावना पनपती है उसे राष्ट्रवादी कहते हैं। याद है ना, राष्ट्रवाद जिस व्यक्ति के अंदर पनपता था, जिस व्यक्ति के अंदर राष्ट्रवाद की भावना आ गई, उस व्यक्ति को हम लोग राष्ट्रवादी कहते थे। उसी तरीके से जिस व्यक्ति के अंदर समाजवाद की भावना आ गई, यानी कि जो व्यक्ति अपने समाज के बारे में सोचने लगा, जो व्यक्ति अपने समाज में रहने वाले गरीबों के लिए सोचने लगा, जो व्यक्ति अपने समाज में रहने वाले मजदूरों के लिए सोचने लगा, वैसे व्यक्ति के अंदर जो भावना पनपती है उस भावना को हम लोग समाजवादी कहते हैं। समाजवादी विचारधारा, क्या कहते हैं? समाजवादी विचारधारा। तो अब हम लोग समाजवादी विचारधारा देख लीजिए कि जिन व्यक्तियों के अंदर, अभी हम आपको बताए ना, जिन व्यक्तियों के अंदर समाजवाद की भावना उत्पन्न होती है ना, उसे कहते हैं समाजवाद, समाजवादी विचारधारा। जैसे हम बहुत दयालु हैं, तो हमारे अंदर भावना है ना कि हम बहुत ज्यादा दयालुता दिखाते हैं, समझ गए? तो ये हमारे अंदर का भावना है। उसी तरीके से अगर हम गरीबों के बारे में सोच रहे हैं, मजदूरों के बारे में सोच रहे हैं, या फिर किसी के बारे में भी सोच रहे हैं, तो ये हमारे अंदर भावना पनप रही है, समझ गए ना? और उस भावना को बोलते हैं समाजवादी विचारधारा। तो जिन व्यक्तियों के अंदर समाजवाद की भावना उत्पन्न होती थी, जिन्होंने समाजवाद को आगे बढ़ाया, जो मजदूरों के बारे में सोचा करते थे, समाज में रहने वाले जो नीचे तबके के मजदूर थे उनके बारे में सोचा करते थे, उन्हें समाजवादी कहा जाता था। ठीक है ना? जो मजदूरों के बारे में सोचे, जिन व्यक्तियों के अंदर समाजवाद पनपा, वैसे व्यक्तियों के अंदर जो भावना है उसे समाजवादी कहा गया। इसमें मुख्य नाम कुछ विशेष व्यक्ति थे, समझ गए ना? कुछ विशेष व्यक्ति थे जिनके अंदर यह भावना सबसे पहले पनपा था और सबसे ज्यादा पनपा था। अब आपको आगे हम यह भी बताएंगे कि आखिर क्या ऐसा कारण था जिस कारण की वजह से समाजवाद पनपा। क्या लोग मजदूरों के बारे में नहीं सोच रहे थे? क्या लोग गरीबों के बारे में नहीं सोच रहे थे? आखिर गरीबों पर क्या जुल्म ढाहा जा रहा था कि लोग समाजवाद जैसा शब्द निकाल दिए? आखिर गरीबों को क्या तंग किया जा रहा था, कैसा कष्ट दिया जा रहा था कि लोग समाजवादी बनने को मजबूर हो गए? तो जो व्यक्ति समाजवादी थे उनमें कुछ का नाम सबसे ऊपर में आता है। जैसे सबसे पहला नाम आता है सेंट साइमन का, ठीक है ना? सेंट साइमन, उसके बाद रॉबर्ट ओवेन, ठीक है, उसके बाद फॉरियर, उसके बाद अपना रॉकी भाई कार्ल मार्क्स, और रॉकी भाई का ही एक दोस्त था, यानी कार्ल मार्क्स का ही एक दोस्त था जिसका नाम था एंगल्स। तो यह सब ऐसे व्यक्ति थे जिनके अंदर यह समाजवाद की भावना तेजी के साथ बढ़ा, जिनके अंदर समाजवाद बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ा और यह गरीबों के बारे में सोचे। यानी कि यह सब जो व्यक्ति थे ना, ठीक है, तो ये सब ऐसे व्यक्ति थे जिनके अंदर समाजवाद की भावना पनपी। ठीक है, तो ऐसे व्यक्तियों का नाम समाजवादी, ऐसे व्यक्तियों को समाजवादी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? समाजवादी। अभी भी देखते होंगे ना, कभी कभी आप लोग देखेंगे कि जो नेता होते हैं, जो मंत्री होते हैं, वो वे लोग अपने आप को कहते हैं ना कि हम समाजवादी हैं, समझ गए ना? अखिलेश यादव का पार्टी आप लोग जानते होंगे उत्तर प्रदेश में, उस पार्टी का क्या नाम है? समाजवादी पार्टी। जानते हैं ना? अखिलेश यादव का जो पार्टी है उत्तर प्रदेश में, उसका नाम है समाजवादी पार्टी। तो समाजवादी मतलब क्या? कहने का मतलब कि हम गरीबों के बारे में सोचते हैं। अपने पार्टी का नाम समाजवादी रख करके मंत्री जी यह दिखाना चाह रहे हैं कि हम जो है वो मजदूरों के बारे में सोचते हैं, हम गरीबों के बारे में सोचते हैं, हम किसानों के बारे में सोचते हैं, हम उच्च वर्गीय और निम्न वर्गीय में भेदभाव नहीं करते हैं, हम अमीर और गरीब में भेदभाव नहीं करते हैं। समाजवादी कहने का मतलब यही होता है। और अक्सर नेता मंत्री के मुंह से आप कहते सुनिएगा, हम समाजवादी लोग हैं, हम समाजवादी विचारधारा रखते हैं। अक्सर नेता मंत्री के मुंह से कहते सुनिएगा आप लोग, समझ गए ना? तो समाजवादी और समाजवादी विचारधारा आप लोग को समझ में आया? बताइए कितने बच्चे हैं, बता दीजिए जल्दी जल्दी से। समाजवाद और समाजवादी विचारधारा, यह चीज आप लोग का कंसेप्ट क्लियर हुआ? जल्दी से बता दीजिए। फटाफट से बता दीजिए, फटाफट से बता दीजिए बच्चों। एप्लीकेशन पर ना यह वीडियो तुरंत अपडेट हो जाएगा, जैसा ही क्लास खत्म होगा अपडेट हो जाएगा। लेकिन यूट्यूब पर सिर्फ आज के लिए चल रहा है, कल से यह क्लास यूट्यूब पर नहीं चलेगा।
सिर्फ आज के लिए यह क्लास YouTube पर चल रहा है, सिर्फ यह बताने के लिए कि कल से यह क्लास एप्लीकेशन पर चलेगा, और जो बच्चे अभी तक एडमिशन नहीं लिए हैं एडमिशन ले लीजिए, इसलिए यह क्लास आज YouTube पर चल रहा है, अन्यथा कल से क्लास YouTube पर नहीं चलेगा। जैसे YouTube पर जैसे एप्लीकेशन पर हम फिजिक्स का दूसरा नंबर चैप्टर पढ़ाए, वो वैसे ही बच्चों हिस्ट्री का भी दूसरा नंबर चैप्टर एप्लीकेशन पर ही होगा, ठीक है ना। चलिए सारे बच्चे समझ गए ना? यस सर, यस सर, यस सर, सारे बच्चे समझ गए। तो प्यारे बच्चों, आप लोगों को समाजवाद और समाजवादी विचारधारा तो समझ में आ गया। अब हम आपको बताते हैं कि आखिर समाजवादी विचारधारा लोगों के अंदर क्यों पनपा, आखिर क्या ऐसा कारण हुआ जिस कारण की वजह से समाजवादी विचारधारा लोगों के अंदर पनप गया। यह चीज अब आपको हम बताएंगे, लेकिन उसके पहले अभी हम देख रहे हैं कि बहुत सारे बच्चे ना इस क्लास को लाइक नहीं किए हैं। प्यारे बच्चों, आप लोग जल्दी जल्दी से एक बार लाइक वाला बटन दबा दो, आप लोग ना जल्दी से एक बार लाइक वाला बटन दबा दो, ठीक है ना। शाम को यूट्यूब पर केमिस्ट्री चल रहा था ना, तो केमिस्ट्री ही होगा। शाम में तो यूट्यूब पर केमिस्ट्री चल रहा था, तो यूट्यूब पर केमिस्ट्री ही होगा, ठीक है ना। चलिए जल्दी जल्दी से एक बार क्लास को आप लोग लाइक करिए तो फटाफट से। और चलिए आगे बढ़ते हैं, अब हम आपको कहानी पर लेकर के आते हैं। आखिर समाजवादी विचारधारा लोगों के अंदर क्यों पनपा, क्या ऐसा कारण हुआ कि लोग समाजवाद को अपनाने पर मजबूर हो गए, समाजवादी विचारधारा उनके अंदर पनपने लगा। यह कारण के बारे में अब हम आपको समझाएंगे, जरा ध्यान से समझिएगा। और प्यारे बच्चों, इस कारण को समझाने के लिए ना हम आपको पहले नंबर चैप्टर में थोड़ा सा लेकर के चलते हैं। पहले नंबर चैप्टर में प्यारे बच्चों हम आपको पढ़ाए थे फ्रांस की क्रांति। कितने बच्चों को याद है? अगर याद है तो जल्दी से कमेंट करके बताइए कि 3 फ्रांस की क्रांति हुई थी, कौन कौन, कितने ईस्वी में, जल्दी जल्दी से कमेंट करके बताइए। फ्रांस की क्रांति 3 बार हुआ था, और कितने कितने ईस्वी में हुआ था ना, जल्दी से एक बार कमेंट करके आप लोग बता दीजिए, ठीक है ना। सबसे पहला जो क्रांति हुआ था प्यारे बच्चों, सबसे पहला जो क्रांति हुआ था वो 1789 ईस्वी में हुआ था। दूसरा जो क्रांति हुआ था वह हुआ था 1830 ईस्वी में, और तीसरा जो क्रांति हुआ था वह हुआ था 1848 ईस्वी में, ठीक है ना। यह 3 क्रांति के बारे में हम आपको ऑलरेडी बता चुके हैं। तो अब चलिए ध्यान से समझिएगा समाजवाद से इसका क्या लिंक है। प्यारे बच्चों, यूरोप में उस समय क्रांति हो गई थी, यानी कि फ्रांस की क्रांति हो गई थी, फ्रांस की क्रांति खत्म भी हो गई थी। जितने भी निरंकुशवादी राजा थे खत्म हो गए थे, ठीक है ना। जितने भी निरंकुशवादी राजा थे वो खत्म हो गए थे। लोग अब चाह रहे थे ना कि हम विकास करें, समझ गए ना। समाज में रहने वाले हर एक वर्ग के लोग चाह रहे थे कि हम क्या करें, विकास करें, समझ गए। हम भी आगे बढ़ें, हमारे पास भी खूब ढेर सारा धन संपत्ति हो, हमारे पास भी फैक्ट्री होना चाहिए, ठीक है ना। तो इसलिए लोग आगे विकास करने के चक्कर में मशीन का आविष्कार करना शुरू कर दिए। क्या चीज का आविष्कार करना शुरू कर दिए? मशीन का आविष्कार करना शुरू कर दिए, ठीक है ना। लोग क्या करना शुरू कर दिए, धीरे धीरे, जैसे स्पिनिंग जेनी वगैरह, मशीन का आविष्कार करना शुरू कर दिए। हालांकि ना औद्योगिक क्रांति हम एक अलग चैप्टर ही आपको पढ़ाएंगे कि किस तरीके से मशीन का आविष्कार हुआ, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, मशीन का आविष्कार करना लोगों ने शुरू कर दिया। अब जब मशीन का आविष्कार लोगों ने करना शुरू कर दिया, तब क्या हुआ, जब मशीन का आविष्कार लोगों ने शुरू कर दिया, तब धीरे 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 करके ना फैक्ट्री लगने लग गया। फैक्ट्री मतलब समझते हैं? फैक्ट्री मतलब समझते हैं बच्चों? कारखाना, समझ गए ना, कारखाना, समझ गए। तब जब मशीन का आविष्कार शुरू हो गया तो धीरे 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 करके ना फैक्ट्री लगना शुरू हो गया, ठीक है। फैक्ट्री लगना मतलब जिनके पास ज्यादा पैसा था, जो पूंजीपति वर्ग के लोग थे, समझ गए, जिनके पास ज्यादा पैसा था, जो पूंजीपति वर्ग के लोग थे, वो वे लोग क्या किए, फैक्ट्री लगाना शुरू कर दिए। जैसे कपड़ा का फैक्ट्री हो गया, सूती कपड़ा का फैक्ट्री हो गया, उसका बुनाई का, उसका कताई का, अलग अलग तरीकों से अलग अलग चीजों का फैक्ट्री लगना शुरू हो गया। अब जरा ध्यान से समझिए, फैक्ट्री कौन लगा सकते थे? जो गरीब हैं वो कभी फैक्ट्री लगा सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं। जिनके पास पैसा है, जिनके पास पैसा नहीं है, क्या वो कभी फैक्ट्री लगा सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं। तो यह फैक्ट्री कौन लगा रहे थे प्यारे बच्चों? यह फैक्ट्री लगा रहे थे पूंजीपति वर्ग के लोग, ठीक है ना। यह फैक्ट्री कौन लगा रहे थे? पूंजीपति वर्ग के लोग यह फैक्ट्री लगा रहे थे। अच्छा, दूसरी बात, पूंजीपति वर्ग के लोग तो फैक्ट्री लगा रहे थे, लेकिन क्या इस फैक्ट्री में काम करने के लिए मजदूर नहीं चाहिए क्या? इस फैक्ट्री में काम करने के लिए मजदूर चाहिए ना। तो मजदूर, तो पूंजीपति वर्ग का यह फैक्ट्री था, लेकिन प्यारे बच्चों इस फैक्ट्री में काम करने के लिए क्या चाहिए था? मजदूर चाहिए था,
ठीक है, फैक्ट्री में काम करने के लिए क्या चाहिए था? मजदूर चाहिए था। यहां तक सब बच्चों को समझ में आया? इस फैक्ट्री में काम करने के लिए क्या चाहिए था? मजदूर चाहिए था। अब जरा ध्यान से समझिएगा, फिर से एक बार रिपीट करते हैं। फ्रांस की क्रांति हुई, फ्रांस के क्रांति के बाद लोगों ने आगे बढ़ना चाहा, लोगों ने विकास करना चाहा, लोग सोचने लगा कि हम भी आगे बढ़ें, इसलिए मशीनरी युग आया, लोगों ने मशीन का आविष्कार करना शुरू किया। जब मशीन का आविष्कार हो गया तो काम बड़े पैमाने पर होने लगा, विस्तृत पैमाने पर काम होने लग गया। अब फैक्ट्री लगना शुरू हो गया। जब बड़ा पैमाना पर काम होता है ना तो फैक्ट्री लग जाता है। देखते हैं कोई कंपनी छोटा होता है, लेकिन धीरे धीरे जब कंपनी बड़ा होता है ना तो अपना वो कंपनी खोल लेता है, अपना वो फैक्ट्री खोल लेता है। ठीक है, तो उसी तरीके से फैक्ट्री खोल लिया। अब फैक्ट्री तो गरीब लोग खोल नहीं सकते थे, तो फैक्ट्री किसने खोला? जिनके पास पूंजी था, तो पूंजीपति वर्ग लोग फैक्ट्री खोल लिए। अच्छा, पूंजीपति वर्ग लोग फैक्ट्री तो जरूर खोल लिए, लेकिन उस फैक्ट्री में काम करने के लिए मजदूरों की जरूरत पड़ी। अब जब मजदूरों की जरूरत पड़ी तो मजदूर लोग कहां से आए भाई? तो मजदूर लोग गांव से पलायन करने लग गए। ठीक है ना, गांव से पलायन करने लग गए। पलायन मतलब समझते हैं, यानी कि लोग गांव छोड़ छोड़ करके ना जाने लग गए फैक्ट्री में काम करने के लिए। जैसे अभी आप लोग देखते होंगे अपने गांव में कि लोग दिल्ली में, मद्रास में, चेन्नई में, मुंबई में कोई टायर वाला कंपनी में, कोई लोहा वाला कंपनी में, कोई ये कंपनी में, कोई वो कंपनी में काम करने के लिए जाते हैं। सैलरी कितना मिलता है? 15-20 हजार रुपया सैलरी मिलता है मैक्सिमम। ठीक है ना, अभी भी गांव के लोग देखिएगा ना तो अपना गांव छोड़ करके कोई दिल्ली में जाके कमा रहा है, कोई मद्रास में जाकर के कमा रहा है, कोई इधर कमा रहा है, कोई उधर कमा रहा है, कोई बोड़ा उठा रहा है, कोई फैक्ट्री में काम कर रहा है। बहुत सारे लोगों को तो हम ऐसा देखे हैं ना कि लोहा वाला फैक्ट्री में काम करता है और गलती से अगर लोहा में गिर जाए, खोलते हुए लोहा में, लहलहाते हुए लोहा में गिर जाए ना तो वो बेचारा लोहा बन जाता है। ठीक है ना, पता भी नहीं चलता है उसके शरीर का और उसके हड्डियों का। और बहुत बार ऐसा घटना हो चुका है। तो कितना रिस्क, 15-20 हजार रुपए के लिए ना कितना रिस्क लेकर के लोग काम करने के लिए जाते हैं, बताइए। मजदूरों को क्या कम कष्ट होता है? बहुत ज्यादा कष्ट होता है। अपने घर परिवार से दूर लोग जाकर के कमाते हैं। तो उसी तरीके से जब मशीनरी युग आया तो फैक्ट्री में काम करने के लिए ना मजदूर जो थे वो गांव से पलायन करना शुरू कर दिए। कहां पलायन करना शुरू कर दिए? तो शहर की तरफ पलायन करना शुरू कर दिए, क्योंकि जो बच्चों फैक्ट्री लगा था वो शहर में फैक्ट्री लगा था, क्योंकि गांव में तो फैक्ट्री लग नहीं सकता है। तो फैक्ट्री लगा था शहर में, तो गांव से जो मजदूर थे, जो गरीब किसान थे, जो मजदूर थे, वो शहर की तरफ जाना शुरू कर दिए। ठीक है ना, कि जाते हैं भाई, शहर में जाएंगे और शहर में जाकर के आराम से फैक्ट्री में काम करेंगे, मंथली मिलेगा, उससे कमाएंगे, अपने परिवार का भरण पोषण होगा। तो फैक्ट्री में जाने के लिए अब अकेले तो जाएंगे नहीं, खुद भी गए, अपने बीबी बच्चों को भी लेकर के गए, समझ गए ना, अपने बाल बच्चों को भी लेकर के गए। यानी कहने का मतलब कि मजदूर अपने पूरे परिवार के साथ ना शहर की तरफ पलायन कर गया और फैक्ट्री में काम करना शुरू कर दिया। अब देखिएगा जरा ध्यान से, आप लोग को हम क्या बताए हैं कि हमेशा फैक्ट्री का मालिक जो होता है ना वो मजदूरों का शोषण करता है। अभी भी अगर आप लोग आपके गांव में कोई व्यक्ति अगर फैक्ट्री में काम करता होगा ना, कोई व्यक्ति अगर आपके दिल्ली में, मद्रास में काम करता होगा तो उससे पूछ लीजिएगा, जानते हैं फैक्ट्री का मालिक क्या करता है, कंपनी का मालिक क्या करता है। जैसे देखिए हम आपको बताते हैं कंपनी का मालिक क्या करेगा। जैसे देखिए ये मान लिया जाए कि कंपनी है, ठीक है ना, कंपनी का मालिक क्या करेगा, जैसे होली का कोई पर्व आया, होली का छुट्टी मांगने के लिए अगर आप मालिक के पास जाइएगा ना कि मालिक हमको होली का छुट्टी चाहिए, जानते हैं मालिक क्या करेगा? 2-3 महीना का सैलरी आपका रख लेगा, कम से कम 3 महीना का आपका वेतन में रोक लेगा। कहेगा ना कि ठीक है जाइए ना, छुट्टी से घर होकर के आइए ना, तो आपको 3 महीना का वेतन जो बच रहा है ना वो दे देंगे। 1-2 महीना का देगा, 1-2 महीना का देगा और 3 महीना का वेतन रोक लेगा। क्या कहेगा? जाइए ना, छुट्टी मना करके आइए ना तो ले लीजिएगा वेतन। जानते हैं क्यों? क्योंकि अगर 3 महीना के वेतन उसका रोक करके रखेंगे ना तो फिर हमारे पास आएगा, मजबूरी है वो आएगा, 3 महीना वेतन लेने के लिए ही सही, लेकिन वो हमारे पास आएगा। अगर जो हम उसको फुल पेमेंट करके छुट्टी देंगे तो फिर दोबारा हमारे पास हो सकता है कि वो नहीं आए, हो सकता है कि किसी दूसरी कंपनी में चले जाए। इसलिए हर एक कंपनी का ये क्या कह सकते हैं ना, उसका मानसिकता होता है, हर एक कंपनी का ये रूल है। देखिएगा, गरीबों को सताया जाता है, मजदूरों को सताया जाता है। छुट्टी मांगने के लिए जाइए, घर में शादी है, दशहरा है, दीपावली है, होली है, छुट्टी मांगने के लिए जाइए, आपका 1-2-3 महीना का पेमेंट रोक लेगा, कहेगा कि आइए छुट्टी मना करके तो आप पैसा ले लीजिएगा, ठीक है ना, ताकि मजबूरों को विवश किया जाए दोबारा यहां पर आने के लिए। समझ गए? तो इस प्रकार का बात होता है। तो हुआ क्या प्यारे बच्चों, यहां पर ध्यान से समझिए, हुआ क्या कि फैक्ट्री में काम करने के लिए मजदूर गांव से आना शुरू कर दिए, गांव से
गांव से जो मजदूर थे वो पलायन करना शुरू कर दिए शहर की तरफ। अब जो समाज था वो दो वर्गों में बट गया था। समाज जो था प्यारे बच्चों वो दो वर्गों में बट गया। समाज कितने वर्गों में बट गया? समाज दो वर्गों में विभाजित हो गया। ठीक है ना, समाज दो वर्गों में विभाजित हो गया। कौन कौन सा दो वर्ग बताइए, कौन कौन सा दो वर्ग विभाजित हुआ? समाज दो वर्गों में जो विभाजित हुआ, जिसमें सबसे पहला वर्ग था पूंजीपति वर्ग। पहला वर्ग था पूंजीपति वर्ग। ठीक है ना, पहला तो वर्ग बन गया पूंजीपति वर्ग, और दूसरा वर्ग जो बन गया वो बन गया मजदूर वर्ग। ठीक है ना, मजदूर वर्ग। पहला वर्ग बना वो बना पूंजीपति वर्ग, और दूसरा वर्ग बना मजदूर वर्ग। जो पूंजीपति वर्ग होते थे वो अक्सर क्या होते थे? फैक्ट्री के मालिक हुआ करते थे। ठीक है ना, फैक्ट्री के मालिक। जो पूंजीपति वर्ग थे प्यारे बच्चों वो वह फैक्ट्री के मालिक हुआ करते थे, और जो मजदूर वर्ग था वो क्या होता था? वर्कर होता था, हम कह सकते हैं वर्कर। ठीक है ना, फैक्ट्री में काम करने वाले लोग होते थे। मजदूर वर्ग वर्कर होते थे जो फैक्ट्री में काम करते थे, और पूंजीपति वर्ग फैक्ट्री के मालिक हुआ करते थे। ठीक है, अब जरा ध्यान से समझिएगा हुआ क्या कि धीरे धीरे करके काम आगे बढ़ने लगा। अब जो पूंजीपति वर्ग के लोग थे, यानी कि ये लोग मजदूर वर्ग का शोषण करना शुरू कर दिए। क्या करना शुरू कर दिए? शोषण करना शुरू कर दिए। अब किस प्रकार का शोषण करना शुरू कर दिए, जरा ध्यान से समझिएगा। किस प्रकार का शोषण करना शुरू कर दिए? तो इस तरीके का शोषण हुआ ना कि जहां 8 घंटा काम करना चाहिए वहां मजदूरों से 10 घंटा काम करवाया जा रहा है, 12 घंटा काम करवाया जा रहा है। जहां पर दिन भर काम करने का जो चार्ज है वो 400 रुपया 500 रुपया देना चाहिए, वहां 200-300 में काम करवाया जा रहा है मजबूरी बस। समझ गए ना, मजदूरों से। उसके अलावा अगर कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति है, अगर कोई व्यक्ति पढ़ा लिखा है, जैसे मान लिया जाए कि कोई व्यक्ति जो है ना वो बीए किया हुआ है, बीएससी किया हुआ है, और इससे ना बोरा उठवाया जा रहा है। ठीक है ना, पढ़ा लिखा व्यक्ति है लेकिन इससे बोरा उठवाया जा रहा है कि जाओ बालू धोवो, जाओ मशीन में तुम कोयला डाल दो। यानी कि जो पढ़ा लिखा भी व्यक्ति था ना उसकी योग्यता के अनुसार उसको काम नहीं मिल रहा था। समझ गए? जो पढ़ा लिखा व्यक्ति था उसकी योग्यता के अनुसार उसको काम नहीं मिल रहा था। यानी कहने का मतलब कि अनेक तरीके से मजदूरों को शोषण किया जा रहा था। फैक्ट्री में मजदूर काम कर रहे थे, लेकिन अगर मजदूर का तबीयत बिगड़ जाए ना तो मालिक दिखवाता नहीं था, कहता था कि खुद समझो हम नहीं दिखवाएंगे। और यहां तक तो बात हटाइए, जो मजदूर वर्ग गांव से शहर की तरफ गए थे तो अपने बीबी बाल बच्चों के साथ गए थे। खुद तो काम बेचारा मजदूर करता था, ही सोचता था कि अगर हमारे साथ अगर बीवी भी काम कर ले, हमारी पत्नी भी काम कर ले तो थोड़ा ज्यादा मजदूरी आ जाएगा, तो पत्नी को भी लगा दिया काम पर। अब जब अपने लग गया काम पर, पत्नी को लगा दिया काम पर, तो बच्चे इधर उधर भटकते थे। अब मालिक क्या बोला, तुम्हारा बच्चा इधर उधर भटकता है उसको भी काम पर ले आओ। तो बेचारे जो छोटे छोटे बच्चे थे ना उसको भी काम पर लगा दिया। समझ जाइए, हाँ समझ गए ना। यानी कुल मिलाकर के ना मजदूरों का बहुत हद तक शोषण होने लग गया। और जब यह शोषण हुआ तो इसलिए लोगों के अंदर, कुछ लोगों के अंदर यह बात उठा कि देखो भाई मजदूरों का शोषण हो रहा है। जो फैक्ट्री के मालिक हैं या मजदूरों का अब शोषण कर रहे हैं। जो फैक्ट्री के मालिक हैं मजदूरों को विवश कर रहे हैं, मजबूर कर रहे हैं काम करने पर, कम पैसों में काम करने पर, ज्यादा देर काम करने पर। समझ गए ना। तो इसलिए अब मजदूरों के बारे में कुछ सोचना चाहिए। तो यह जो भावना उनके अंदर जो पनपा कि अब मजदूरों के बारे में कुछ सोचना चाहिए, इसी को तो समाजवाद कहते हैं। समझ में आया? मजदूरों के अंदर सॉरी समाज में रहने वाले कुछ बुद्धिजीवी वर्गों के अंदर, समाज में रहने वाले कुछ बुद्धिजीवी वर्गों के अंदर यह जो भावना पनपा कि अब हमें मजदूरों के बारे में सोचना होगा, अब पूंजीपति वर्ग जो कि फैक्ट्री के मालिक हैं इनके खिलाफ में आवाज उठाना होगा। यह भावना जिन व्यक्तियों के अंदर पनपा वैसे व्यक्तियों को ही तो समाजवादी व्यक्ति कहा गया। समझ में आया? वैसे व्यक्तियों को ही क्या कहा गया? समाजवादी व्यक्ति कहा गया। तो समाजवाद क्यों पनपा आप लोग को समझ में आ गया ना? बताइए, समाजवाद आखिर क्यों पनपा? यह बात आप लोग के दिमाग में अटा? समाजवाद क्यों पनपा यह बात आप लोग को समझ में आया? बिल्कुल अच्छे तरीके से आ गया, बिल्कुल अच्छे तरीके से आ गया। चलिए बहुत बढ़िया। तो चलिए प्यारे बच्चों, समाजवाद समझ में आ गया ना? समाजवाद आप लोग को समझ में आ गया। चलिए अब यह जो समाजवाद हुआ, ध्यान से समझिएगा, अब यह जो बच्चों समाजवाद हुआ
अब यह जो समाजवाद हुआ, इस समाजवाद को भी ना दो भागों में बांटा गया। इस समाजवाद को भी दो भागों में बांटा गया, ठीक है ना। इस समाजवाद को भी दो भागों में बांटा गया। एक तो हो गया कार्ल मार्क्स से पहले, ठीक है ना। एक हो गया कार्ल मार्क्स से पहले, कार्ल मार्क्स से पहले का समाजवाद, ठीक है ना, कार्ल मार्क्स से पहले का समाजवाद। और एक हो गया मार्क्स, कार्ल मार्क्स के बाद का समाजवाद। कार्ल मार्क्स, कार्ल मार्क्स के बाद का, कार्ल मार्क्स के बाद, ठीक है ना। यह जो समाजवाद था प्यारे बच्चों, दो तरीकों से बटा। एक हुआ कार्ल मार्क्स से पहले का समाजवाद और दूसरा हुआ कार्ल मार्क्स के बाद का समाजवाद। जो कार्ल मार्क्स के पहले समाजवाद हुआ, इसको बोला गया आरंभिक समाजवाद। क्या बोला गया? आरंभिक समाजवाद। या फिर इसका एक दूसरा भी नाम पड़ा स्वप्नदर्शी समाजवाद। क्या नाम पड़ा? स्वप्नदर्शी समाजवाद। स्वप्नदर्शी समाजवाद। अब स्वप्नदर्शी क्यों भाई? स्वप्नदर्शी क्यों? क्योंकि मजदूरों के बारे में सबसे पहले सोचने का काम कौन किया था? यही लोग किए थे जो कार्ल मार्क्स के पहले थे। कार्ल मार्क्स तो बाद में आता है और मजदूरों के लिए एकदम तहलका मचा देता है, लेटेस्ट वर्जन लेकर के आता है समाजवाद का। तो कार्ल मार्क्स के बाद जो समाजवाद हुआ उसे अलग कैटेगरी में रखा गया, जिसको हम लोग साम्यवाद बोलते हैं। क्या बोलते हैं? साम्यवाद बोलते हैं। कार्ल मार्क्स आने के बाद, कार्ल मार्क्स के आने के बाद ना समाजवाद अलग तरीके से डेवलप किया, जिसको हम लोग साम्यवाद बोलते हैं। लेकिन कार्ल मार्क्स के पहले जो व्यक्ति थे वो मजदूरों के बारे में सोचना शुरू किए, वो मजदूरों के बारे में स्वप्न देखना शुरू किया, यानी कि मजदूरों का भविष्य थोड़ा बेहतर हो, मजदूरों के बारे में हम कुछ बेहतर काम कर सकें। इसलिए उन्होंने क्या किया? स्वप्न देखना शुरू किया। मतलब मजदूरों का जो दिक्कत था, जो समस्या था, उसको हकीकत में बदलने का स्वप्न देखा। इसलिए इसे बोला गया स्वप्नदर्शी समाजवाद या आरंभिक समाजवाद की जो शुरुआत में समाजवाद पनपा उसे आरंभिक समाजवाद, या फिर कार्ल मार्क्स से पहले जो समाजवाद हुआ उसको बोलते हैं हम लोग आरंभिक समाजवाद। बताइए यहां तक बच्चों को समझ में आ गया? बताइए जल्दी जल्दी से, यहां तक आप लोग को क्या समझ में आया? समझ में आ गया बच्चों? बताइए, समझ में आ गया? अच्छा, इसका एक और नाम है यूटोपियन समाजवाद। इसका एक और नाम है यूटोपियन समाजवाद, ठीक है ना। यूटोपियन, यूटोपियन समाजवाद बहुत तरह का नाम है, समझ गए ना। यूटोपियन समाजवाद, ठीक है ना। अब क्यों कहा गया आगे हम आपको बताएंगे, ठीक है। तो देखिए, समाजवाद को भी दो भागों में बांटा गया। समाजवाद क्यों पनपा हम आपको बता दिए कि फैक्ट्री के मालिक जो थे वो मजदूरों का शोषण करना शुरू कर दिए, इसलिए समाजवाद पनपा। फैक्ट्री के मालिक मजदूरों का शोषण करना शुरू कर दिए, इसलिए समाजवाद पनपा। अभी तक हम आपको क्या क्या बताएं बच्चों? बताइए। अभी तक समाजवाद, समाजवाद और समाजवादी विचारधारा के बारे में बताए। फिर क्या बताए कि जब फ्रांसीसी क्रांति हुई उसके बाद लोग विकास करना चाहे, लोगों ने सोचा कि हम भी तरक्की करेंगे, इसलिए मशीनरी युग आया। मशीनरी युग, जिसको कि हम लोग बोलते हैं औद्योगिक क्रांति। क्या बोलते हैं? औद्योगिक क्रांति बोलते हैं, ठीक है ना। औद्योगिक क्रांति बोलते हैं। तो यह युग आ गया औद्योगिक क्रांति। औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप क्या हुआ? फैक्ट्री लगना शुरू हो गया। फैक्ट्री किसने लगाया? पूंजीपति वर्ग ने लगाया। फैक्ट्री में काम करने के लिए कौन आया? गांव से मजदूर आया, ठीक है ना। अब समाज दो वर्गों में बंट गया। पहला बंट गया वो पूंजीपति वर्ग और दूसरा बंट गया मजदूर वर्ग। यानी कि समाज दो वर्गों में विभाजित हुआ, पूंजीपति वर्ग जो फैक्ट्री का मालिक हुआ करता था, और मजदूर वर्ग जो कि उस फैक्ट्री में काम करता था, वर्कर था, ठीक है। और पूंजीपति वर्ग मजदूर वर्गों का शोषण करना शुरू कर दिया, ठीक है ना। मजदूर वर्गों का शोषण करना शुरू कर दिया, और जब शोषण करना शुरू किया तो कुछ लोग ऐसे थे समाज में जो पढ़े लिखे थे, उनके अंदर यह भावना पनपा कि चलो रे भाई, हम मजदूरों के बारे में कुछ सोचते हैं, मजदूरों के लिए कुछ बेहतर किया जाए। इसलिए यह जो भावना पनपा, इसी को समाजवाद कहा गया। समझ गए ना। और यह समाजवाद दो वर्गों में बंटा, यानी कि दो तरीके से व्यक्ति थे आए, दो व्यक्ति आए, जो कि एक कार्ल मार्क्स के पहले और एक कार्ल मार्क्स के बाद। तो उस समय को दो भागों में बांट दिया गया, एक कार्ल मार्क्स के पहले का समय और दूसरा कार्ल मार्क्स के बाद का समय। कार्ल मार्क्स के पहले के समय को हम लोग यूटोपियन समाजवाद या स्वप्नदर्शी आरंभिक कुछ भी हम लोग बोलते हैं, और एक होता है कार्ल मार्क्स के बाद का समय, जिसको हम लोग साम्यवाद बोलते हैं। यहां तक में किसी तरह का कोई दिक्कत है आप लोग को? बताइए, कार्ल मार्क्स कौन थे, इसके बारे में हम आपको विस्तार से बताएंगे। पहले धैर्य रखिए और बताइए, यहां तक आप लोग को समझ में आ गया?
चलिए, बहुत अच्छी बात है, समझ में आ गया। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि आखिर कार्ल मार्क्स के पहले का जो समाजवाद था, जिसको हम लोग आरंभिक समाजवाद बोलते हैं या फिर स्वप्नदर्शी या फिर यूटोपियन, यह क्या चीज है। तो बच्चों सबसे पहले ना हम लोग आरंभिक समाजवाद देखते हैं, जो कि कार्ल मार्क्स के पहले का समय था। ठीक है, जो कार्ल मार्क्स के पहले का समय था। तो यहां पर लिख दिए हैं समाजवादी दो तरह के होते थे। जो समाजवादी व्यक्ति थे ना, वो दो तरीके से, एक कार्ल मार्क्स के पहले जो आए और एक कार्ल मार्क्स के बाद जो आए। ठीक है, तो आरंभिक समाजवादी, देखिए कार्ल मार्क्स से पहले के समाजवादी को आरंभिक समाजवादी कहा गया। यानी कि जो कार्ल मार्क्स के पहले आए उस समय को ना, उस व्यक्ति को क्या बोला गया, आरंभिक समाजवादी। यानी कि शुरुआती में यह समाजवादी थे और इन्हें ही बोला गया स्वप्नदर्शी या यूटोपियन समाजवादी। स्वप्नदर्शी चूंकि गरीबों के बारे में, मजदूरों के बारे में बढ़िया समय का सपना किसने देखा था, यही सब लोग देखे थे ना, आरंभिक समाजवादी लोग। तो इसलिए इनको स्वप्नदर्शी या यूटोपियन समाजवादी कहा गया। और ऐसा कहा जाता है कि सबसे पहले यूटोपियन समाजवादी, यानी कि अगर मजदूरों के बारे में अगर किन्हीं के मन में सबसे पहले ख्याल आया था तो उस व्यक्ति का नाम था सेंट साइमन। क्या नाम था, सेंट साइमन, जिनका चित्र आप लोग यहां पर देख रहे हैं। यह ऐसे व्यक्ति थे जो कि सबसे पहले मजदूरों के बारे में सोचना शुरू किए। सबसे पहले इन्होंने ही सोचा कि आखिर मजदूरों का समय थोड़ा बेहतर होना चाहिए, मजदूरों को जो शोषण किया जा रहा है वह नहीं होना चाहिए, हमें मजदूरों के लिए आवाज उठाना होगा। सबसे पहले यही व्यक्ति सोचे थे और इनका नाम क्या था, सेंट साइमन। इनका नाम बच्चों क्या था, सेंट साइमन, ध्यान रखिएगा, इनका नाम था सेंट साइमन। ठीक है ना, इनका नाम था सेंट साइमन। और सबसे पहले ना यही मजदूरों के बारे में सोचना शुरू कर दिए, इसलिए इनको सबसे प्रथम यूटोपियन समाजवादी कहा जाता है, या फिर सबसे प्रथम क्या उसको बोल सकते हैं, सबसे प्रथम स्वप्नदर्शी समाजवादी, सबसे प्रथम आरंभिक समाजवादी कौन है, तो सेंट साइमन है। आपसे पूछा जाएगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का प्रश्न है कि सबसे प्रथम यूटोपियन समाजवादी कौन है, तो सेंट साइमन, ध्यान रखिएगा। ठीक है, इनका कहना था, क्या कहना था इनका, इन्होंने एक नारा दिया। इन्होंने कहा कि देखिए भाई, कि प्रत्येक व्यक्ति को उनकी क्षमता के अनुसार काम मिले। यानी कि हम अगर बीए किए हुए हैं तो हमको बीए जैसा काम मिले, हम अगर इंजीनियरिंग किए हुए हैं तो हमको इंजीनियरिंग जैसा काम मिले, अगर हम बीएड किए हुए हैं तो हमको उस अनुसार से काम मिलना चाहिए, अगर हम पीएचडी किए हुए हैं तो हमको उस अनुसार से काम मिलना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम किए हुए हैं पीएचडी और ईंटा ढोल रहे हैं, समझ गए ना, हम पीएचडी किए हुए हैं और बालू ढो रहे हैं, हम पीएचडी किए हुए हैं और बोड़ा उठा रहे हैं, हम पीएचडी किए हुए हैं और कोयला ढो रहे हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, फैक्ट्री में हथौड़ा चला रहे हैं पीएचडी करके, ऐसा नहीं होना चाहिए। सेंट साइमन का कहना था कि उनकी क्षमता के अनुसार काम मिलना चाहिए, जितना उनका योग्यता है उस अनुसार से मजदूरों को काम मिलना चाहिए, और काम के अनुसार उनका पारिश्रमिक भी मिलना चाहिए। ऐसा नहीं कि काम कर रहे हैं 12 घंटा और दिन भर का आप दे रहे हैं 200 रुपया, तो ऐसा काम नहीं चलेगा, समझ गए ना, ऐसे काम नहीं चलेगा, समझ गए ना, हाँ ऐसे काम नहीं चलेगा। इसके लिए आप लोगों को ना, इसके लिए देखिए, फैक्ट्री का जो मालिक था उसके खिलाफ में ये आवाज उठा रहे हैं कि देखिए योग्यता के अनुसार उसका काम दीजिए, और दूसरी बात, जिस अनुसार से काम लीजिए उस अनुसार से पैसा भी दीजिए। ऐसा नहीं कि काम करवा रहे हैं 12 घंटा और पैसा दे रहे हैं 200 रुपया, काम चलेगा जी, बताइए। आज के मजदूर तो कोई नहीं करेगा, लेकिन उस समय मजदूरों को विवश करके इस तरीके का काम करवाया जा रहा था। तो इन्होंने कहा, किन्होंने, सेंट साइमन ने, जो कि सबसे पहले यूटोपियन समाजवादी थे, इन्होंने कहा कि प्रत्येक व्यक्ति को उनकी क्षमता के अनुसार काम मिलना चाहिए और काम के बदले में ना उनका पारिश्रमिक भी एकदम उचित दर से मिलना चाहिए। ठीक है, और ये औद्योगिकीकरण के खिलाफ थे। इनका कहना था कि भाई मशीनरी युग जो आया है ना, लोगों को बर्बाद कर दिया है। ठीक है ना, मशीनरी युग आकर के लोगों को बर्बाद कर दिया है। लोग हाथ से काम करते थे, ऐसा कोई दिक्कत ही नहीं था, न मशीनरी युग आता और न फैक्ट्री का मालिक आज मजदूरों का शोषण कर रहे होते। तो इसलिए यह क्या थे, औद्योगिकीकरण के खिलाफ थे। ठीक है ना, ये हमेशा मशीनों का विरोध करते थे, कहते थे मशीन के कारण ही आज मजदूरों का शोषण किया जा रहा है। तो इसलिए यह हमेशा औद्योगिकीकरण का क्या करते थे, विरोध करते थे। तो पहला हो गया आरंभिक समाजवादी, जिसके बारे में कुछ बेसिक चीज हम आपको बता दिए कि सबसे प्रथम आरंभिक समाजवादी, जिसको कि यूटोपियन समाजवादी या स्वप्नदर्शी समाजवादी भी बोलते हैं। तो सबसे पहले यूटोपियन समाजवादी कौन थे, सेंट साइमन थे, जिनका कहना था कि प्रत्येक व्यक्ति को उनकी योग्यता के अनुसार काम मिलना चाहिए, और
जिस अनुसार से काम करे उस अनुसार से उनको पारिश्रमिक भी मिलना चाहिए, यानी कि सैलरी भी मिलना चाहिए, और ये औद्योगिकरण के खिलाफ थे। तो समाजवादी को दो वर्गों में बांटा गया था, एक आरंभिक समाजवादी और दूसरा कार्ल मार्क्स के बाद का समाजवाद, जिसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे। कार्ल मार्क्स के बाद का समाजवाद, जिसके बारे में हम लोग आगे चर्चा करेंगे। तो बताइए यहां तक समझ में आया? एक बच्चे कमेंट कर रहे हैं कि सर आप कितना पढ़े हैं सर। एक बच्चे कह रहे हैं कि सर आप कितना पढ़े हैं बताइए। अरे आप लोग को इतना पढ़ा देंगे ना कि एक क्वेश्चन नहीं छूटेगा। इस बार का हमारा जो लेवल है ना, इस बार का जो हमारा लेवल है, इस बार का जो हमारा लेवल है, इतना झक्कास लेवल है ना कि आप लोग को मस्त मजा आएगा। इस बार जो हम एसएसटी का तैयारी करवा रहे हैं, आप लोग को इतने जबरदस्त तरीके से करवा रहे हैं ना कि एक भी क्वेश्चन नहीं छूटने वाला है। और अभी तो बस पहला क्लास है, ये तो ट्रेलर दिखा रहे हैं। जो बच्चे अभी तक कोर्स परचेज नहीं किए हैं ना, उनके लिए समझिए कि ट्रेलर है। पिक्चर तो असली एप्लीकेशन पर होगा, असली पिक्चर तो एप्लीकेशन पर चलेगा। आप एप्लीकेशन पर तो आइए, ठीक है। चलिए समझ में आ गया। तो यहां पर प्यारे बच्चों आरंभिक समाजवादी के बारे में हम आपको बता दिए। अब उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। अब आपके मन में एक सवाल जरूर उठ रहा होगा, आपके मन में एक सवाल तो जरूर उठ रहा होगा, और ये क्वेश्चन भी है, बिहार बोर्ड का क्वेश्चन भी है कि आखिर मजदूरों पर किस किस तरीके का जुल्म ढाया जा रहा था, आखिर मजदूरों को क्या क्या करने पर मजबूर किया जा रहा था, आखिर मजदूरों पर कैसे कैसे अत्याचार किए जा रहे थे। ये सवाल आपके मन में भी है ना, आखिर मजदूरों पर कैसे कैसे अत्याचार किए जा रहे थे। तो आइए हम लोग देखते हैं कि मजदूरों पर कैसे कैसे अत्याचार कर रहे थे। परीक्षा में देखिएगा, बिहार बोर्ड का क्वेश्चन बैंक उलट करके देखिएगा, आपको क्वेश्चन मिल जाएगा कि फैक्ट्री के मालिकों ने मजदूरों पर कैसे कैसे अत्याचार किए। ठीक है, जो फैक्ट्री के मालिक हुआ करते थे उनको उन पर किस तरीके का अत्याचार हो रहा था। देखिए प्यारे बच्चों, अत्याचार तो बहुत ज्यादा हो रहा था। अत्याचार तो इस लेवल का हो रहा था ना कि बर्दाश्त का सीमा नहीं था। जिन महिलाओं के पास उनका एक छोटा सा बच्चा था, जिन महिलाओं का छोटा बच्चा था, वो महिलाएं अपने बच्चे को पीठ पर बांध करके हथौड़ा चला रही थी। समझ गए ना? समझिए, क्या यह महिला काम करने लायक है जिनका इतना छोटा बच्चा है? अरे बच्चे को अच्छे से पाल पोस नहीं रही होगी, और कितना प्यारा सा बच्चा है देख लीजिए। और इस बच्चे को छोड़ करके इस खुद तो धूप में बैठ करके काम कर ही रही है, इस बच्चे को भी धूप में रख रही है। समझ गए ना? इस बच्चे को भी अपने पीठ पर बांध रखी है। समझिए, एक तो आगे काम का लोड, पीछे बच्चे का लोड। समझिए किस तरीके का जुल्म ढाया जा रहा था। क्यों भाई? मजबूरी था इनके पास, मजबूरी था। फैक्ट्री के मालिक इनको मजबूर करते थे कि तुमको काम पर आना ही है। तो कैसे अपने इतने छोटे बच्चे को यह घर पर रख करके आ सकती थी? कैसे अपने छोटे इस बच्चे को घर पर रख करके आ सकती थी? तो इसलिए मजदूरों को जो मजदूर थे ना, उनको मजबूर किया जा रहा था काम करने के लिए। उसके अलावा दूसरी बात, चाहे छोटे बच्चे हों, चाहे बड़े बच्चे हों, चाहे पीएचडी होल्डर हों, चाहे इंजीनियरिंग के लिए रहे, चाहे डॉक्टरी के लिए रहे, सबको एक ही काम। समझ गए ना? सब कोई लेबर वाला ही काम कर रहा है। बताइए, कोई ज्यादा पढ़ा लिखा है भाई तो उसको थोड़ा बढ़िया काम ना मिलना चाहिए? सबको लेबर वाला ही काम करवा रहा है। इस तरीके का ढेर सारा काम था। समझ गए ना? जिस तरीके से मजदूरों पर अत्याचार किया जा रहा था। तो फैक्ट्री के मालिकों ने मजदूरों पर कैसे कैसे अत्याचार किए, ये क्वेश्चन बिहार बोर्ड में पूछता है। तो लिखेंगे, सबसे पहला, मजदूरों को मजदूरी कम देते थे। जो मजदूर थे ना, उनको मजदूरी बहुत कम मिलता था। समझ गए? मजदूरी बहुत कम मिलता था, बहुत कम। मतलब जिस अनुसार से काम कर रहे थे ना, उस अनुसार से उनका मजदूरी था ही नहीं। मजदूरी उनको बहुत कम मिल रहा था। ठीक है, समझ में आया? यहां पर बच्चों ना, मजदूरों को मजदूरी बहुत कम मिल रहा था। दूसरी बात, समय से ज्यादा घंटे काम लेते थे। यानी कि मजदूर कहते थे कि हम सर 8 घंटे ही काम करेंगे, और मजदूरों से जबरदस्ती 10 घंटे, 12 घंटे, 14 घंटे काम करवाया जा रहा था। तो मजदूरों से जबरदस्ती काम करवाया जा रहा था। उसके बाद मजदूरों के काम करने के लिए स्थिति बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी। यानी कि अगर मजदूर धूप में काम कर रहे हैं तो ऐसा नहीं कि ऊपर से कोई पॉलिथीन लगा दें, कोई पर्दा लगा दें, कोई कपड़ा लगा दें ताकि मजदूरों को छांव हो जाए। समझ गए? ताकि मजदूरों को थोड़ा सा आराम मिले, बिल्कुल भी नहीं। उनके अनुकूल काम था ही नहीं। धूप है, चिलचिलाती धूप है, जाओ धूप में ही काम करो। खुद तो जाओ, अपने बच्चे को भी ले जाओ। समझ गए ना? तुम्हारा बच्चा यहाँ काय कोई करेगा, उससे अच्छा है तुम अपने बच्चे को साथ ले जाओ। अब महिलाएं बेचारी मजबूर हो जाती थी। तो इसलिए मजदूरों पर अनेक तरह के अत्याचार किए जा रहे थे।
समझ गए ना, मजदूरों पर अनेक तरह के अत्याचार किए जा रहे थे और इन्हीं मजदूरों के बारे में सबसे पहले आवाज उठाने वाले कौन थे? सेंट साइमन थे, जो फैक्ट्री के मालिकों के खिलाफ आवाज उठा रहे थे, फैक्ट्री के मालिकों के प्रति फैक्ट्री के मालिकों से बोले थे कि मजदूरों को उनकी योग्यता के अनुसार काम दीजिए और जितना काम करवाते हैं उस अनुसार उसका वेतन भी दीजिए, पारिश्रमिक भी उतना ही दीजिए। तो ये सबसे पहले व्यक्ति थे। तो मजदूरों पर किस तरीके का जुल्म ढाया जा रहा था आप लोग देख लिए। अब ऐसा जो स्थिति था बच्चों सिर्फ यूरोप में ही नहीं था, समझ गए ना। अब आपको लेकर के चलते हैं इंग्लैंड में, समझ गए ना। अब आपको लेकर के चलते हैं इंग्लैंड में। इंग्लैंड में भी मजदूरों के साथ कुछ यही स्थिति था। क्यों पता है? क्योंकि मशीन का सबसे पहला आविष्कार इंग्लैंड में ही हुआ था, समझ गए ना। मशीन का सबसे पहला आविष्कार इंग्लैंड में ही हुआ था। अगर मशीनरी युग का शुरुआत हुआ है कहीं से तो वो इंग्लैंड है, समझ गए ना। मशीनरी युग का शुरुआत बच्चों इंग्लैंड से ही हुआ है। तो इंग्लैंड में सबसे पहले मजदूरों को शोषण किया जाने लगा, समझ गए। इंग्लैंड में चूंकि शुरुआत हुआ तो इंग्लैंड में सबसे पहले मजदूरों को शोषण किया जाने लगा, समझ गए ना। तो इंग्लैंड में जब मजदूरों का शोषण किया जाने लगा तो वहां भी एक समाजवादी व्यक्ति थे। जिस तरीके से ये सेंट साइमन थे ना जो मजदूरों के बारे में सोचने लगे, इंग्लैंड में भी एक व्यक्ति थे जिनका नाम था रॉबर्ट ओवेन। ध्यान रखिएगा, रॉबर्ट ओवेन। हालांकि ये भी बिजनेसमैन थे, ये भी एक उद्योगपति थे, ये भी बिजनेसमैन थे, लेकिन मजदूरों के बारे में सोचते थे। अक्सर बिजनेसमैन मजदूरों के बारे में नहीं सोचता है, लेकिन ये बिजनेसमैन होते हुए भर में भी, उद्योगपति होते हुए भर में भी मजदूरों के बारे में सोचे, ठीक है ना। तो प्यारे बच्चों चूंकि यह बिजनेसमैन होते हुए मजदूरों के बारे में सोचे, इसलिए इनको इंग्लैंड में समाजवाद का जनक कहा जाने लगा, समझ गए ना। इसलिए इनको इंग्लैंड में समाजवाद का जनक कहा जाने लगा। तो इंग्लैंड में समाजवाद का जनक किनको कहा जाता है? ब्रिटिश उद्योगपति रॉबर्ट ओवेन को कहा जाता है। किनको? ब्रिटिश उद्योगपति रॉबर्ट ओवेन को कहा जाता है, ठीक है ना। इनका ऐसा कहना था कि औद्योगिकरण व्यवस्था के फलस्वरूप जो कारखाना का जन्म हुआ है उससे श्रमिकों का शोषण किया जा रहा है। यानी कि ये सीधे सीधे कह दिए कि देखो भाई, औद्योगिकरण हुआ यानी कि मशीन का आविष्कार हुआ, और मशीन के आविष्कार होने के बाद जो फैक्ट्री लगा उसके बाद से मजदूरों का शोषण होना शुरू हो गया, श्रमिकों का शोषण किया जा रहा है। अतः श्रमिकों को शोषण से बचाने के लिए, ध्यान से समझिएगा, ये कहे कि हम तो जाएंगे कारखाना के मालिक के पास, हम किसी दूसरे फैक्ट्री के मालिक के पास जाएंगे और उससे रिक्वेस्ट करेंगे कि देखिए भाई मजदूरों का शोषण मत करिए, क्या हमारा बात वो मान लेगा? क्या हमारा बात तो मान लेगा? बिल्कुल नहीं मानेगा। इन्होंने क्या किया? इनके पास तो पैसा था ही, उद्योगपति तो थे ही, ठीक है ना, पैसा का तो कोई कमी नहीं था। एक नया फैक्ट्री खोल दिए, एक बहुत बड़ा फैक्ट्री खोल दिए जिसको नाम दिया गया आदर्श कारखाना, समझ गए ना। मतलब आदर्श नाम उस समय नहीं दिया गया था, लोग उसको आदर्श कारखाना के नाम से जानने लगे क्योंकि वह फैक्ट्री अपने आप में स्पेशल था, सभी फैक्ट्रियों से अलग था, बहुत बड़ा फैक्ट्री। और इन्होंने कहा कि देखिए भाई, जो मजदूर दूसरी फैक्ट्री में काम करके तंग आ गए हैं ना, हमारी फैक्ट्री में आ जाइए, हमारी फैक्ट्री में आ जाइए, आपको बहुत ज्यादा हम सुविधा देंगे। इन्होंने क्या किया कि स्कॉटलैंड के न्यू लुनार्क नामक जगह पर, ध्यान रखिएगा, स्कॉटलैंड के न्यू लुनार्क नामक जगह पर एक आदर्श कारखाना की स्थापना की और इन्होंने मजदूरों के हित में सोचा और अच्छा काम किया। यानी कि कारखाना भी खोल दिए, लेकिन बाकी सभी फैक्ट्री के मालिकों की तरह यह नहीं सोच रहे थे कि बाकी सब फैक्ट्री का मालिक जिस तरीके से मजदूरों का शोषण कर रहा है उसी तरीके से हम भी शोषण करें, बिल्कुल भी नहीं। इन्होंने मजदूरों के हित में सोचा, मजदूरों के भलाई के लिए सोचा। क्या सोचा भाई? कि सबसे पहले मजदूरों का मजदूरी बढ़ा दिया, ठीक है ना। सबसे पहले क्या किया? मजदूरों का मजदूरी बढ़ा दिया कि चलो भाई सब मजदूर का हम मजदूरी बढ़ा देते हैं, ठीक है। मजदूरी भी बढ़ा दिया और काम के घंटे भी कम कर दिए। जहां मजदूर 12 घंटे 14 घंटे काम कर रहे थे ना, बोले कि लाओ भाई तुमसे हम 6 घंटे ही काम करवाएंगे, 8 घंटे ही काम करवाएंगे, ठीक है ना। तो इसलिए काम के घंटे भी कम कर दिए। उसके बाद मजदूरों के बच्चे को पढ़ने का व्यवस्था किया गया। जो मजदूरों के बच्चे थे ना, उनको पढ़ने का व्यवस्था किया गया। ये बोले कि मजदूरों के बच्चों से हम काम नहीं करवाएंगे, जो मजदूर के बच्चे हैं उनके लिए अलग स्कूल खोल दो, मजदूर के बच्चे दिन भर वहां जाकर के पढ़ाई करेंगे, उनके माता पिता हमारे फैक्ट्री में काम करेंगे, बच्चे भी इधर उधर नहीं जाएंगे, काम भी हो जाएगा, ठीक है। तो मजदूरों के बच्चों के लिए ना इन्होंने क्या किया? स्कूल खुलवा दिया। तो मजदूरों के बच्चे को पढ़ने का व्यवस्था कर दिया ताकि मजदूर के बच्चे भी क्या कर सकें?
पढ़ सके। इसके बाद रहने खाने और इलाज का भी व्यवस्था किया। मजदूरों को बोले कि हम तुम्हारे रहने खाने का व्यवस्था तो करेंगे ही, अगर तबीयत खराब होगा, अगर बीमार पड़ोगे तो हम तुम्हारा इलाज भी करवाएंगे। अब बताओ, इससे ज्यादा फैसिलिटीज कोई मजदूरों को दे सकता है क्या? इससे ज्यादा मजदूरों को कोई फैसिलिटी दे सकता है क्या? तो इतना ज्यादा फैसिलिटी या मजदूरों को दिए, इसलिए इनको इंग्लैंड में समाजवाद का जनक कहा जाने लगा, क्योंकि सबसे पहला भावना इन्हीं के अंदर पनपा था जो मजदूरों के बारे में सोचे। समझ गए ना? सबसे पहला भावना इन्हीं के अंदर पनपा ताकि यह मजदूरों के बारे में बेहतर काम कर सके। ठीक है, तो कुल मिलाकर के प्यारे बच्चों आप लोग ध्यान रखिएगा, इंग्लैंड में समाजवाद का जनक किनको कहा जाता है? रॉबर्ट ओवेन को कहा जाता है। किनको? रॉबर्ट ओवेन को कहा जाता है, जिनका चित्र आप लोग यहां तक देख रहे हैं यहां पर। ठीक है ना? तो यहां तक आप लोग समझ गए। रॉबर्ट ओवेन के बारे में अगर परीक्षा में लिखने के लिए आएगा तो आप लोग लिख लेंगे ना? अगर परीक्षा में रॉबर्ट ओवेन के बारे में लिखने के लिए आएगा तो लिख लेंगे आप लोग? जल्दी से बताइए। समझ में आ गया? रॉबर्ट ओवेन के बारे में लिख लेंगे ना? चलिए, बहुत बढ़िया। कितने बच्चे को समझ में आ गया? अगर समझ में आया तो यस सर कमेंट कर दीजिए जल्दी से। कितने बच्चे को समझ में आया? जल्दी जल्दी से कमेंट करिए, यस सर कमेंट कर दीजिए। जिनको भी समझ में आ गया है फटाफट से कमेंट कर दीजिए। सर ऐप पर वीडियो डाउनलोड नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है भाई? देख लेंगे उसको हम अभी, क्लास के बाद उसको हम देख लेंगे। ठीक है ना? क्लास के बाद अभी हम उसको देख लेंगे। ठीक है, यहां तक सारे बच्चे को समझ में आ गया? यहां तक सारे बच्चे को समझ में आ गया? चलिए, बहुत बढ़िया, सारे बच्चे को समझ में आ गया, एकदम लाजवाब। ठीक है ना? तो अब चलिए प्यारे बच्चों आगे बढ़ते हैं। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और जरा ध्यान से समझिएगा। ये सब लोग तो बेचारा प्रयास कर रहे थे, चाहे रॉबर्ट ओवन हो गए या फिर प्यारे बच्चों सेंट साइमन हो गए, ये तो प्रयास कर रहे थे, मजदूरों के बारे में सोच रहे थे, मजदूरों के लिए आवाज उठा रहे थे, फैक्ट्री के मालिक के खिलाफ बोल रहे थे, लेकिन इससे व्यवस्था सुधर नहीं रहा था। इससे व्यवस्था नहीं सुधर रहा था। समझ गए ना? यानी कि गरुड़ा का प्रकोप बढ़ता जा रहा था। समझ गए ना? अब आते हैं अपने टॉपिक पर, देखिएगा। यानी कि गरुड़ा, जो केजीएफ का विलेन है, केजीएफ मूवी आप लोग देखे होंगे ना, केजीएफ। हम यहां पर फैक्ट्री के मालिक का तुलना किए हैं गरुड़ा से। समझ गए ना? तो यहां पर जो फैक्ट्री का मालिक है यानी कि जो गरुड़ा है, वहां पर भी सेम टू सेम कंडीशन है। देखिएगा, यानी कि केजीएफ मूवी देखिएगा ना, सेम वही वाला कंडीशन है बच्चों। केजीएफ मूवी में भी मजदूरों के साथ अत्याचार किया गया है। केजीएफ मूवी में भी मजदूरों के साथ अत्याचार किया गया है। किसने किया है? गरुड़ा ने किया है। खूब काम करवाया है माइंस में। समझ गए ना? और यहां पर भी क्या है? यहां पर भी क्या है? मजदूरों का शोषण किया जा रहा है। समझ गए? तो प्यारे बच्चों यहां पर ना गरुड़ा नहीं समझ रहा, यानी कि फैक्ट्री के जो मालिक हैं वो नहीं समझ रहे हैं कि मजदूरों का स्थिति सुधरे। तब जाकर के अपना रॉकी भाई आता है। कौन आता है? रॉकी भाई। रॉकी भाई यानी कार्ल मार्क्स। समझ गए? यही है कार्ल मार्क्स। देखिए चेहरा एकदम आपसे मिलेगा जी, चेहरा एकदम रॉकी भाई से मिलता है। देख लीजिए केजीएफ का जो रॉकी भाई है ना, उससे चेहरा मिल जाता है इसका, इसलिए हम इसका नाम रखे हैं। एकदम देखते हैं एटीट्यूड भी एकदम वैसा ही है, देखने में भी एकदम वैसा ही, और काम भी वो वैसा ही किया, एकदम अलग तरीके से। काम वही किया लेकिन अलग तरीके से किया, तो इसलिए ना इनको हम रॉकी भाई बुलाते हैं। ठीक है? तो अब प्यारे बच्चों अपना रॉकी भाई आ चुका है मजदूरों के लिए, मजदूरों के लिए सोचने के लिए, मजदूरों के बारे में सोचने के लिए। ठीक है, मजदूरों के बारे में सोचने के लिए अपना कौन आ गया है? कार्ल मार्क्स आ गया है। और कार्ल मार्क्स जब आया तो इसने कहा कि देखो भाई, पहले वाला तरीका से मजदूरों का स्थिति नहीं सुधरेगा, कुछ तो चेंज करना होगा। पहले वाला अगर हम लोग जो फैक्ट्री का मालिक है उससे रिक्वेस्ट करेंगे, उसको बोलेंगे कि देखो मजदूरों को बकस दो, वो नहीं बकसने वाला है। समझ गए ना? मजदूर अपने से आवाज उठाएंगे नहीं, क्योंकि बेचारे गरीब हैं, मजदूर अपने से आवाज उठाएंगे नहीं। समाजवाद से कुछ नहीं होने वाला है। तब कार्ल मार्क्स ने क्या किया? समाजवाद का एकदम लेटेस्ट वर्जन लॉन्च किया। समाजवाद का लेटेस्ट वर्जन लॉन्च किया। कहा कि अब समाजवाद को हम नहीं चलेंगे, अब हम साम्यवाद अपनाएंगे। तो इसलिए इन्होंने क्या लेकर के आया? साम्यवाद लेकर के आया।
समझ गए ना। साम्यवाद का जनक इन्हीं को कहा जाता है, साम्यवाद का जनक कार्ल मार्क्स को ही कहा जाता है। और देखिए, जब इन्होंने आया तो सबसे पहले कहा मजदूरों को, क्या कहा कि देखो भाई, सारे मजदूर अलग अलग हो ना, कोई इस कंपनी में काम कर रहे हो, कोई उस कंपनी में काम कर रहे हो, कोई उस कंपनी में काम कर रहे हो, और फायदा कौन उठा रहा है? फायदा कौन उठा रहा है? फैक्ट्री का मालिक उठा रहा है। तो अगर फैक्ट्री के मालिकों से लड़ना है तो दुनिया के मजदूरों एक हो जाओ। इन्होंने क्या कहा? दुनिया के मजदूरों एकजुट हो जाओ, पहले एकता बनाओ। समझ गए ना। इन्होंने कहा कि दुनिया के मजदूरों एक हो जाओ। अरे तुम्हारे पास है ही क्या खोने को? तुम्हारे पास है ही क्या खोने को सिवाय तुम्हारी जंजीरों के? यानी कि तुम्हारे हाथ पैर में जो बेड़ियां लगा हुआ है, तुम्हारे हाथ पैर में जो जंजीर बंधा हुआ है, जिस जंजीर से तुम बंधे हुए हो, विवश हो काम करने के लिए फैक्ट्री में, तुम्हारे पास उस जंजीर के अलावा है क्या? इसलिए अभी भी समय है, दुनिया के मजदूरों एक हो जाओ। अगर एक हो जाओगे तो फैक्ट्री के मालिकों का इतना औकात नहीं है कि तुम लोगों का शोषण कर लेगा। तो कार्ल मार्क्स ने क्या कहा कि दुनिया के मजदूरों एकजुट हो जाओ, तुम्हारे पास खोने को कुछ भी नहीं है सिवाय तुम्हारे जंजीरों के। ठीक है ना। ये कहा किसने? ये कहा कार्ल मार्क्स ने। ठीक है। तो देखिए, साम्यवाद भी एक ऐसी विचारधारा होती है जो समाज में रहने वाले किसी भी वर्ग के साथ कोई भेदभाव नहीं करती है, लेकिन है काम वही वाला। समाजवाद जो है वही साम्यवाद ही है, लेकिन अलग तरीके से इन्होंने किया, कार्ल मार्क्स ने इसे अलग तरीके से किया। तो साम्यवाद भी एक ऐसी विचारधारा होती है जो समाज में रहने वाले किसी भी वर्ग के साथ कोई भेदभाव नहीं करता है, उसे ही क्या कहते हैं? साम्यवाद कहते हैं। और साम्यवाद का देन जो है वो कार्ल मार्क्स का ही एक दोस्त था जिसका नाम था फ्रेडरिक एंगल्स, इनको कहा जाता है। अब फ्रेडरिक एंगल्स कार्ल मार्क्स का दोस्त कैसे बनता है, कहां पर मुलाकात होता है, ये सब कुछ हम आपको अगली क्लास में बताएंगे। ठीक है। तो कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगल्स को कहा जाता है साम्यवाद का देन। यह मजदूरों के साथ हो रहे अत्याचार को मिटाना चाहता है। यानी कि जो कार्ल मार्क्स हैं, यह चाहते हैं कि हम मजदूरों के साथ जो अत्याचार हो रहा है उसको जड़ से मिटा दें, उसको एकदम खत्म ही कर दें। ठीक है ना, खत्म ही कर दें। इनका कहना था कि अधिकार और कर्तव्य में सामंजस्य स्थापित करना होगा। यानी कार्ल मार्क्स का कहना था कि हमारा क्या अधिकार है और हमारा क्या कर्तव्य है, ये दोनों में पहले तालमेल बिठाओ। जिस दिन अधिकार और कर्तव्य में तालमेल बैठ गया, दुनिया के मजदूरों सुन लो, फिर तुमको कोई नहीं शोषण करेगा। समझ गए ना। इन्होंने कहा, किसने? कार्ल मार्क्स ने, रॉकी भाई ने क्या कहा कि पहले अधिकार और कर्तव्य को समझो, तुम्हारा क्या अधिकार है और तुम्हारा क्या कर्तव्य है, पहले इस चीज को समझो और इसमें सामंजस्य स्थापित करो, इसमें तालमेल बिठाओ। ठीक है ना। न्याय से कोई वंचित नहीं होगा और मानवता ही एकमात्र जाति होगी। कहा कि पहले एक बार तुम करके तो देखो, न्याय से यहां कोई वंचित नहीं होगा, न्याय से यहां कोई वंचित नहीं होगा और सबको न्याय मिलेगा। और यहां पर कोई उच्च जाति और नीच जाति नहीं होगा, जाति सिर्फ और सिर्फ एक ही होगा, मात्र एक जाति होगा, वो जाति होगा मानव जाति। समझ गए ना। तो किसने कहा यह बात? कार्ल मार्क्स ने कहा। समझ गए ना, कार्ल मार्क्स ने कहा। ठीक है, कार्ल मार्क्स ने कहा यह बात। समझ गए। तो प्यारे बच्चों, कुल मिलाकर के आप लोग को हम आज यहां तक पढ़ा दिए, कार्ल मार्क्स तक। अच्छा, एक बात तो आपको समझ में आ गया ना, एक बात तो आपको अभी तक समझ में आ गया होगा कि हमें जो चैप्टर 2 में पढ़ना है, चैप्टर 2 में, हिस्ट्री चैप्टर 2 में हमें सिर्फ और सिर्फ प्यारे बच्चों मजदूरों के बारे में पढ़ना है। किसके बारे में? मजदूरों के बारे में पढ़ना है। और साथ ही साथ किसके बारे में पढ़ना है? रूस की क्रांति के बारे में पढ़ना है। जब मजदूर के बारे में टॉपिक खत्म होगा तो रूस की क्रांति हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है ना। तो रूस की क्रांति के बारे में पढ़ना है, तो ये दो चीज पढ़ना है। सबसे पहले अभी हम आपको मजदूरों के विषय में पढ़ा रहे हैं, मजदूरों के बारे में पढ़ा रहे हैं। समझ गए ना। अभी हम आपको मजदूरों के बारे में पढ़ा रहे हैं, जब मजदूर के बारे में खत्म हो जाएगा तो फिर रूस की क्रांति की ओर लेकर के चलेंगे। 4-5 क्लास में आपका यह खत्म हो जाएगा, मुश्किल से जाएगा तो 5 या 6 क्लास जाएगा, उसमें आपका यह चैप्टर हम समाप्त करेंगे। ठीक है। अब अगली क्लास में हम आपको कार्ल मार्क्स के बारे में एकदम विस्तार से बताएंगे। ठीक है ना। कार्ल मार्क्स के बारे में एकदम विस्तार से बताएंगे। पता है क्या क्या बताएंगे? इनका जन्म कब हुआ था, ये एक यहूदी परिवार में जन्म लिए थे लेकिन बाद में ईसाई में आ गए, तो कैसे हो गए भाई। उसके अलावा अगली क्लास में यह भी बताएंगे कि ये अपने बचपन के दोस्त जेनी से शादी कर लिए थे, यानी कि इनका मैरिज लव मैरिज हुआ था। समझ गए ना। लव मैरिज ये किए थे बाबू साहब, ऐसे ही नहीं थे अपने रॉकी भाई। रॉकी भाई भी अपना देखे थे ना,
किस तरीके का मैरिज किया था, वो भी प्यार किया था और इन्होंने भी प्यार किया था, और इसलिए इन्होंने बचपन का ही मित्र, बचपन का प्यार कभी भूल नहीं जाना रे, गाना सुने है ना। तो उसी के साथ इन्होंने क्या किया, शादी किया, और शादी करके कुछ दिन के बाद छोड़ भी दिए, शादी करके कुछ दिन के बाद ना छोड़ भी दिए और चल गए मजदूरों के सेवा करने के लिए। और बाहर जब जाते हैं तो एक दोस्त मिलता है, उसी का नाम है फ्रेडरिक एंगल्स, और उसके साथ मिलकर के एक किताब निकालते हैं जिसका नाम है दास कैपिटल, और उस दास कैपिटल को इतना ज्यादा वैल्यू मिला कि उसे समाजवादियों का बाइबिल कहा जाने लगा। यह सब कुछ प्यारे बच्चों हम अगली क्लास में आपको बताएंगे पूरे कंसेप्ट के साथ। फिलहाल आज का क्लास हम यहीं तक समाप्त करते हैं, और अगली क्लास जो आपका होगा वो कहां होगा, एप्लीकेशन पर होगा प्यारे बच्चों, टारगेट बोर्ड एप्लीकेशन पर होगा, ठीक है ना। टारगेट बोर्ड एप्लीकेशन पर अगला क्लास होगा, टारगेट बोर्ड ऐप पर। अगर नहीं डाउनलोड किए हैं तो प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए, अगर नहीं डाउनलोड किया है तो प्ले स्टोर से डाउनलोड करिए। और सिर्फ डाउनलोड करने से नहीं होगा, डाउनलोड करने से सिर्फ नहीं होगा प्यारे बच्चों, डाउनलोड करने के साथ साथ ना आपको ये टॉपर बैच में ज्वाइन भी होना होगा, तभी आप लोग अगला क्लास कर सकते हैं। तो अगर अगला क्लास करना है तो टॉपर बैच में आप लोग ज्वाइन हो जाइए। अगर इस बैच में ज्वाइन है तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग को क्लास अगला मिल जाएगा। अगर ज्वाइन नहीं है तो फटाफट से आप लोग ज्वाइन हो जाइए, हर एक सब्जेक्ट का क्लास मिल जाएगा, टॉपर का नोट्स मिल जाएगा, टारगेट बोर्ड का नोट्स मिल जाएगा, टारगेट बोर्ड का स्टडी मटेरियल मिल जाएगा, सब कुछ आप लोग को वहां पर मिल जाएगा, लाइव क्लास मिल जाएगा, वीडियो रिकॉर्डेड क्लास मिल जाएगा, हर एक चीज का सुविधा वहां पर आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो फटाफट से जाइए और इस कोर्स को परचेज करिए ताकि अगला क्लास आप लोग कर सके। मात्र 999 रुपये आपको पे करना होगा, इतने में हम आपको टॉपर बनाने की गारंटी लेते हैं, ठीक है ना। तो चलिए, सलाम रॉकी भाई। तो चलिए अगली क्लास में आप मिलते हैं, और अगला क्लास एकदम जबरदस्त तरीके से होगा, शानदार तरीके से होगा प्यारे बच्चों। उम्मीद करते हैं कि अगले क्लास में आप लोग एकदम जी जान लगा करके इस बैच में जुड़ेंगे और अगला क्लास जरूर करेंगे, एकदम बेहतरीन तरीके से पढ़ाएंगे, ठीक है। अगला क्लास रॉकी भाई के नाम, ठीक है ना, यानी कार्ल मार्क्स के नाम, कार्ल मार्क्स के बारे में बताएंगे। और दूसरा नंबर चैप्टर में अगर सबसे ज्यादा प्रश्न पूछता है तो वो कार्ल मार्क्स से ही पूछता है, ध्यान रखिएगा। सबसे ज्यादा प्रश्न जो है ना वो कार्ल मार्क्स के ही बारे में पूछता है, कार्ल मार्क्स के ही बारे में पूछता है प्यारे बच्चों, सबसे ज्यादा प्रश्न यही टॉपिक से आता है। तो ध्यान रखिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अगला क्लास में बताने वाले हैं टॉपर बैच में। मिलते हैं बच्चों अगली क्लास में। यह वीडियो आपको कैसा लगा, ये क्लास आपको कैसा लगा, ये लाइव क्लास बच्चों आप लोग को कैसा लगा, हर एक बच्चे कमेंट करके जरूर बताएंगे। एक एक बच्चे का कमेंट आना चाहिए कि ये क्लास आप लोग को कैसा लगा। पूरा विश्वास है, पूरा उम्मीद है कि ये क्लास आपको बेहतरीन लगा होगा, इसलिए कमेंट करके आप लोग बताना मत भूलिएगा, ठीक है। मिलते हैं हम अगली क्लास में, तब तक के लिए बच्चों जय हिंद, धन्यवाद।